ठीक, हमने पढ़ा था शिक्षण के स्तर पढ़े, भेद पढ़े, सोपान पढ़े थे, उसके बाद शिक्षण के उद्देश्य पढ़े। अब इसके बाद में आता है कि शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं, कौन कौन से सिद्धांतों से बालक को पढ़ाना चाहिए, कौन कौन सिद्धांतों को कक्षा में प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले एक सिद्धांत होता है बेटा स्वाभाविकता का सिद्धांत। एक सिद्धांत आता है, उसका नाम है स्वाभाविकता का सिद्धांत। का सिद्धांत नंबर एक सिद्धांत होता है, उसका नाम है स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता का सिद्धांत कहता है कि बालक में भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। जो बालक भाषा सीखता है तो उसमें एक प्रक्रिया मानी जाती है, वो स्वाभाविक होती है। तो भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। तो सीधा क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए कि भाषा सीखना कैसी प्रक्रिया मानी जाती है। तो भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जाती है। यह कहता है कि जब भाषा होती है, भाषा बोलने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। भाषा बोलने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। वह जन्म से पाई जाती है, जन्म से पाई जाती है। मतलब भाषा बोलने के लिए जिसकी शक्ति की हम बोलते हैं, जो शक्ति लगती है हमारी, वो शक्ति बालक में जन्म से ही पाई जाती है। चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे कोई जानवर हो, मनुष्य हो, उनमें भाषा बोलने की शक्ति जन्म से पाई जाती है। मतलब भाषा सीखना एक कैसी प्रक्रिया हो गई, स्वाभाविक हो गई। भाषा बोलने की जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वो जन्म से पाई जाती है। उसका अगला पॉइंट बन जाता है बेटा इसमें से कि स्वाभाविक प्रक्रिया है तो भाषा का सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक विकास, और सर्वाधिक विकास होता है शेषवावस्था में होता है। विकास वह तीव्र विकास, तीव्र वो होता है शेषवावस्था में, शेषवावस्था में। कौन सी, क्वेश्चन सीधा बनेगा कि भाषा का सर्वाधिक विकास कौन सी अवस्था में किया जाता है, तो शेषवावस्था में किया जाता है। ये कौन सा सिद्धांत बता रहा है, स्वाभाविकता का सिद्धांत कह रहा है। यही कह रहा है कि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, जिस शक्ति को बोलने की आवश्यकता होती है व्यक्ति में जन्म से पाई जाती है। ये सिद्धांत कह रहा है कौन सा, स्वाभाविकता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत आता है, उस सिद्धांत का नाम है अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। नंबर दूसरा सिद्धांत है, उसका नाम है अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। अब अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत कहता है कि भाषा कला के साथ में एक विज्ञान भी होती है। मतलब भाषा कला के साथ में क्या होती है, विज्ञान होती है। भाषा कला के साथ में क्या होती है, विज्ञान, कला व विज्ञान होती है। मतलब भाषा कला भी है और क्या मानी जाती है, विज्ञान मानी जाती है। और किसी भी कला को जीवन भर बनाए रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो कला को जीवन भर के बनाने के लिए, जीवन भर या स्थायी बनाने के लिए, स्थायी बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, अभ्यास की आवश्यकता होती है। मतलब कोई भी ज्ञान है जिसको हम जीवन भर के लिए स्थायी बनाना है तो उसका हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, इस नियम के अंतर्गत थॉर्नडाइक आया और थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम थे। थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम थे। नंबर 1 होता है रुचि का नियम, रुचि का नियम, रुचि का नियम, इसी को कहते हैं तत्परता का नियम, का नियम। इसी एक दूसरा नियम होता है प्रभाव का नियम और तीसरा होता है अभ्यास का नियम। इन तीनों नियमों का क्या होता है,
पालन होता है। मतलब शिक्षण का सिद्धांत होता है अभ्यास का सिद्धांत। इस सिद्धांत में थॉर्नडाइक के तीनों मुख्य नियमों का पालन किया जाता है। सबसे पहले होता है रुचि का नियम, या इसी को कहते हैं तत्परता का नियम, एक प्रभाव का नियम, एक अभ्यास का नियम। कौन से सिद्धांत के अंतर्गत प्रयोग हो रहा है? अभ्यास के सिद्धांत के अंतर्गत। थॉर्नडाइक वह व्यक्ति था जिसने एक सिद्धांत दिया था, शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक था। सबसे पहले जानवरों पर प्रयोग करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था बेटा? थॉर्नडाइक था। इसने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। एक क्वेश्चन आता है किस पर प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली पर प्रयोग करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? थॉर्नडाइक था। तीसरा सिद्धांत बनता है बेटा यहां से रुचि का सिद्धांत। एक सिद्धांत आता है उसका नाम है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत। और रुचि का सिद्धांत क्या कहता है? रुचि का सिद्धांत कहता है कि बालक की जिस विषय में रुचि होती है, जिस भाषा में रुचि होती है, बालक को उसी भाषा के लिए आगे के लिए क्या करो? प्रेरित करो। मतलब बालक की जिस भाषा में रुचि होती है, जिस भाषा में रुचि होती है, उसी भाषा में बालक को प्रेरित करो। मतलब बालक की किसी भाषा में रुचि है, मान चलो बालक की संस्कृत भाषा में रुचि है, या साइंस में रुचि है, या तुम्हारे मान चलो हिंदी भाषा में रुचि है, इंग्लिश भाषा में रुचि है, तो बालक को उसी भाषा के लिए क्या करना चाहिए? आगे की ओर प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि बालक जिस विषय वस्तु में रुचि लेता है, बालक उसी विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक समझ जाता है। सिद्धांत कौन सा कहता है? रुचि का सिद्धांत कहता है। एक क्वेश्चन और आता है यहां से कि बालक में रुचि विकसित करनी है, रुचि विकसित करने के लिए, मतलब बालक में रुचि विकसित करने के लिए कक्षा कक्ष में एक तो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करो, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, खेल विधियों का प्रयोग करो, खेल विधियों का। कोई भी विषय वस्तु कठिन से कठिन विषय वस्तु हो और उसको खेल के माध्यम से पढ़ाया जाए बालक को, तो वो बालक के लिए कैसा होता है? रुचिकर हो जाती है। मतलब बालक उसे जल्दी से सीख लेता है। कौन सी विधि होती है? खेल विधि होती है। दूसरी दृश्य श्रव्य सामग्री, मतलब विषय वस्तु को बालक के सामने प्रस्तुत करो दृश्य श्रव्य सामग्री के नाम से, तो बालक के उसमें क्या लेने लगता है? रुचि लेने जाता है। ये कौन सा सिद्धांत कहता है? रुचि का सिद्धांत कहता है। चौथा सिद्धांत आता है बेटा, उस सिद्धांत का नाम है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। नंबर 4 व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत होता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहता है कि कक्षा कक्ष में जो शिक्षक पढ़ा रहा है, तो कक्षा बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। उनकी बुद्धि लब्धि व्यक्ति भिन्नता को ध्यान में रखते हुए बालकों को अभ्यास कार्य प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब उनकी बुद्धि लब्धि व्यक्तिगत भिन्नता को देख करके अभ्यास कार्य दो। मतलब कहते हैं इसको मतलब हो जाता है कि कक्षा कक्ष में या क्लासरूम में, कक्षा कक्ष में बालकों में क्या पाई जाती है? बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। व्यक्तिगत भिन्नता होती है। इसको ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए? अभ्यास कार्य देना चाहिए। अभ्यास कार्य मतलब बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए कौन सा कार्य देना चाहिए? अभ्यास कार्य। ये सिद्धांत कौन सा कहता है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहता है कि सभी बालकों की बुद्धि लब्धि असमान होती है। मतलब किसी भी बालक की बुद्धि लब्धि समान नहीं होती है, उनमें किसी न किसी रूप से कोई व्यक्तिगत भिन्नता अवश्य पाई जाती है। ये कौन सा सिद्धांत कहता है? इस बात को व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहता है। पांचवा सिद्धांत आता है बेटा अनुपात क्रम का सिद्धांत। एक सिद्धांत होता है उसका नाम है अनुपात क्रम का सिद्धांत। अनुपात क्रम का सिद्धांत। क्रम का सिद्धांत। अनुपात क्रम का सिद्धांत कहता है कि बालक को विषय वस्तु मतलब कोई चीज पढ़ानी है तो पहले उसको मौखिक बताओ, उसके बाद में लिखित कार्य करवाओ। मतलब विषय वस्तु को सबसे पहले कौन सा कार्य सिखाओ बालक को? मौखिक कार्य।
सबसे पहले तो मौखिक पढ़ाओ, उसके बाद में पहुंचाओ बेटा कौन से कार्य पर, लिखित कार्य पर। मतलब एक निश्चित क्रम का पालन करते हुए विषय वस्तु को बालक को समझाओ। सबसे पहले मौखिक कार्य करवाओ, उसके बाद में बालक से लिखित कार्य करवाओ। मतलब निश्चित क्रम का पालन करते हुए विषय वस्तु को पढ़ाया जाए। जैसे सबसे पहले कौशल होता है, एक तो सुनना होता है, दूसरा बेटा बोलना होता है, और तीसरा बेटा पढ़ना होगा, और चौथा लिखना होता है, लिखना। मतलब 4 कौशल होते हैं। बालक सबसे पहले सुनेगा, उसके बाद बोलेगा, उसके बाद पढ़ेगा, उसके बाद लिखता है। ये कौन सा सिद्धांत कहता है बेटा, अनुपात क्रम का सिद्धांत कहता है। ये कहता है कि बालक को सबसे पहले मौखिक कार्यों में रुचि दो, मतलब बालक को मौखिक अभिव्यक्ति करवाओ, मौखिक बुलवाओ, फिर उसके बाद में क्या करवाओ, लिखित करवाओ। उसी प्रकार से एक निश्चित क्रम का पालन किया जाएगा तो बालक विषय वस्तु को अच्छी तरह समझ लेता है। एक छठवां सिद्धांत होता है मौखिक अभिव्यक्ति का सिद्धांत। मौखिक अभिव्यक्ति का सिद्धांत होता है। मौखिक अभिव्यक्ति सिद्धांत, ये सिद्धांत कहता है कि बालक को अधिक से अधिक मौखिक अभिव्यक्ति के क्या दो बेटा, अवसर देने चाहिए। मतलब बालक को संवाद करने चाहिए, बालक से अनुकरण वाचन करवाओ। बालक से शिक्षक छात्र आदर्श वाचन करेगा तो बालक उसको सुनकर के कौन सा वाचन करना चाहिए, अनुकरण वाचन करवाओ। ये सिद्धांत कौन सा कह रहा है इस बात को, मौखिक अभिव्यक्ति का सिद्धांत कहता है कि बालक को इसमें संवाद के क्या दो बेटा, अवसर दो। मतलब बालक से संवाद करवाओ, बालक से संवाद करवाओ, संवाद, अनुकरण वाचन करवाओ, अनुकरण वाचन करवाओ, अनुकरण वाचन। तो इससे बालक की मौखिक अभिव्यक्ति में क्या हो सके, सुधार हो सके, मतलब मौखिक अभिव्यक्ति को उसे अवसर मिल सके। कौन सा सिद्धांत कहता है इसको, मौखिक अभिव्यक्ति का सिद्धांत कहता है। अगला सिद्धांत होता है जैसे सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता, सहभागिता का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत होता है। अब सहभागिता सिद्धांत क्या कहता है, सहभागिता सिद्धांत कहता है कि विषय वस्तु को साथ साथ लेकर चलो। ऐसा नहीं एक बालक को छोड़ दिया, दूसरे बालक को पकड़ लिया, सब बच्चों को साथ में लेकर सभी के सहयोग से विषय वस्तु को पढ़ाओ। वो कौन सा सिद्धांत कहता है, सहभागिता। मतलब समूह में रहकर विषय वस्तु को पढ़ाया जाए, वो कौन सा सिद्धांत होता है, सहभागिता का सिद्धांत होता है। एक सिद्धांत होता है चयन का सिद्धांत। चयन, चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत क्या कहता है, चयन का सिद्धांत कहता है कि विषय वस्तु पढ़ा रहे हो, उस विषय वस्तु उन पाठों को चयन कर लो, उस विषय वस्तु को चयन करो। मान चलो कोई त्योहार का टॉपिक था और त्योहार का टॉपिक विषय वस्तु में था, आपके लिए त्योहार थे। मान के चलो कोई त्योहार का टॉपिक था और त्योहार को टॉपिक मान चलो दीपावली है, और दीपावली है, और दीपावली को उसी अवसर पर चयन कर लो। उस विषय वस्तु को बालक को समझाओ कि टॉपिक था तुम्हारा त्योहार वाला, वो कौन सा था, उस विषय वस्तु का क्या कर लिया जाए, चयन कर लिया। उस आधार पर बालक में विषय वस्तु का क्या किया जा सकता है, विकास किया जाता है। तो चयन का सिद्धांत कहता है कोई भी विषय वस्तु हो, दीपावली हो या होली का त्योहार हो या उत्सव हो, कोई उत्सव हो, उसी अवसर पर पढ़ाओ बालक को जिस अवसर पर वो त्योहार आ रहा है। तो ये क्या होता है बेटा, कौन सिद्धांत कहता है इस बात को, चयन का सिद्धांत कहता है। एक होता है लास्ट में ऐसा आता है बहुमुखी सिद्धांत भी होता है, बहुमुखी सिद्धांत। और बहुमुखी सिद्धांत क्या कहता है, बहुमुखी सिद्धांत कहता है कि बालक में जो भाषा का विकास होता है, भाषा का विकास, और भाषा का विकास कैसा होना चाहिए, बहुमुखी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बहुमुखी। किस सिद्धांत के अनुसार बालक में भाषा का विकास बहुमुखी होना चाहिए, बहुमुखी सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए। किस सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु का चयन करके, उत्सव का त्योहार का चयन कर विषय वस्तु को पढ़ाया जाए, चयन का सिद्धांत कहता है। किस अनुसार विषय वस्तु को समूह के द्वारा पढ़ाया जाए, समूह में पढ़ाया जाए, वो सिद्धांत कौन सा होता है, सहभागिता का सिद्धांत होता है। क्वेश्चन आएगा बालक को मौखिक अभिव्यक्ति करने के, संवाद करने के अवसर देने चाहिए, वो सिद्धांत कौन सा कहता है, मौखिक अभिव्यक्ति का सिद्धांत कहता है। अगला होता है अनुपात क्रम का सिद्धांत। मतलब ये सिद्धांत कह रहा है बालक से कि बालक को सबसे पहले मौखिक कार्य करवाओ, उसके बाद में बालक से लिखित कार्य करवाओ। मतलब निश्चित क्रम का पालन करते हुए विषय वस्तु को पढ़ाया जाए। मैं सबसे पहले बालक को सुनेगा, उसके बाद बालक पढ़ेगा, उसके बाद बालक लिखेगा।
ये क्वेश्चन मतलब चारों कौशलों को क्रम से पढ़ाया जाए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। एक सिद्धांत होता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बेटा कहता है कि इस कक्षा कक्ष में कई प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नता होती है, शारीरिक रूप से हो सकती है, बुद्धि लब्धि रूप से हो सकती है। उनकी व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए बालकों को अभ्यास कार्य देने चाहिए। इस कौन सा सिद्धांत कहता है बेटा? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहता है। उसके बाद में सिद्धांत बताया था मैंने आपके लिए स्वाभाविकता का सिद्धांत, और स्वाभाविकता का सिद्धांत कहता है कि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। मतलब यह सिद्धांत कह रहा है कि व्यक्ति कोई भी हो, चाहे जानवर हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पक्षी हो, कोई भी हो सकता है, पशु पक्षी प्राणी, उनमें जो भाषा सीखता है वो कैसी होती है? स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। मतलब बालक जिसने भी जन्म लिया है वो कोई ना कोई भाषा अवश्य बोलता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन क्वेश्चन आ जाता है, बोलने की जिस शक्ति की आवश्यकता होती है बालक में, जिस भाषा को बोलना है अंदर से, तो वो जन्म से पाई जाती है। मतलब भाषा बोलने की शक्ति, बोलने की जिस शक्ति की आवश्यकता है वो कब से पाई जाएगी? जन्म से पाई जाती है। दूसरा पॉइंट बनता है यहां पर बेटा कि सर्वाधिक जो भाषा का विकास होता है या तीव्र विकास होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? शेषवावस्था में होता है। और शेषवावस्था के बाद में धीरे धीरे विकास क्या हो जाता है? घटता चला जाता है। ये कौन सा बात सिद्धांत कह रहा है? इस बात को स्वाभाविकता का सिद्धांत कह रहा है। एक पॉइंट और ध्यान रखना, इस सिद्धांत में भाषा की मूल इकाई माना गया वाक्य को। भाषा की मूल इकाई मतलब क्वेश्चन आएगा कि स्वाभाविकता के सिद्धांत के अनुसार भाषा की मूल इकाई कौन सी होती है? वाक्य होती है। कौन सी होती है? वाक्य होती है। मतलब क्वेश्चन आएगा तुम्हारे लिए, भाषा की मूल इकाई स्वाभाविकता के सिद्धांत के अनुसार कौन सी है? वाक्य होती है। कौन सी बेटा? वाक्य होती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? एनी प्रॉब्लम? ठीक। दूसरा पॉइंट, अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत कहता है कि भाषा कला के साथ में क्या होती है? एक विज्ञान होती है। जब कला होती है, विज्ञान होती है। और मात्र कोई भी कला है, उस कला को जीवन भर बनाए रखने के लिए तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। हमें उसको जीवन भर के बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। अगर उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो उसका भूल जाएंगे, हम कला को नहीं कर सकते। तो बार बार उसका क्या करना चाहिए? हमें अभ्यास करना चाहिए। जो अभ्यास करोगे तो इसलिए थॉर्नडाइक ने एक नियम आए थे, 3 मुख्य नियम दिए थे, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। इन तीनों नियमों का पालन कौन से नियम में होता है? अभ्यास के नियम में। इसी अभ्यास के नियम को दूसरा नाम भी दे सकते हैं बेटा हम, क्रियाशीलता का नियम। कौन सा नियम? क्रियाशीलता का नियम भी कह सकते हैं इसको हम। कौन सा नियम कह सकते हैं? अभ्यास के सिद्धांत को ही हम क्रियाशीलता का सिद्धांत या नियम कह सकते हैं। इसमें थॉर्नडाइक के तीनों मुख्य नियमों का क्या किया जाता है? पालन किया जाता है बेटा। 3 नियम, मुख्य नियम कौन से होते हैं सर? पूछा जा सकता है। तो रुचि का नियम, रुचि के नियम को हम तत्परता का नियम भी कहते हैं। दूसरा प्रभाव का नियम होता है बेटा, और तीसरा बेटा अभ्यास का नियम होता है। ये तीनों नियमों का पालन होता है कौन से नियम में बेटा? अभ्यास के सिद्धांत में। एक व्यक्ति हुए थे संस्कृत में, ध्यान रखना, पतंजलि, और पतंजलि ने कहा था कि अभ्यास के लिए 3 तत्वों का होना आवश्यक है। जैसे संस्कृत ग्रामर पढ़ोगे उसमें चीज आएंगी ये कि पतंजलि ने अभ्यास के लिए 3 तत्वों का होना आवश्यक बताया था। एक शब्द बताया था रुचि। क्या बताया था? रुचि बताया। दूसरा बताया निरंतरता बताया, और तीसरा शब्द बताया वैराग्य। वैराग्य कहा जाता है बाधक तत्व। कौन सा तत्व बेटा? बाधक तत्व। मतलब पतंजलि ने भी 3 तत्व बताए थे। कौन कौन से? रुचि बताया, निरंतरता बताया, और एक वैराग्य तत्व बताया। वैराग को कहते हैं बेटा हम बाधक तत्व बताए थे। किसने कह दिया ये बातें तीनों? पतंजलि ने कहा। क्वेश्चन सीधा बनेगा कि पतंजलि के अनुसार अभ्यास के नियम में मुख्य में कौन कौन से नियम होते हैं? कौन कौन से शब्द होते हैं? तो 3 शब्द होते हैं। एक तो रुचि होती है, निरंतरता होती है, एक वैराग्य होता है। तीनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। ये कौन सिद्धांत में होता है? अभ्यास के सिद्धांत में होता है। दूसरा नियम होता है, एक नियम बताया रुचि का नियम या रुचि का सिद्धांत होता है। रुचि का सिद्धांत कहता है कि बालक की जिस भाषा में रुचि होती है और बालक को जिस भाषा में रुचि लेने लगता है, बालक को उसी भाषा के लिए आगे की ओर क्या करो? प्रेरित करो। जब बालक आगे उसी भाषा प्रेरित करना है, अब क्वेश्चन बनता है सर रुचि कैसे विकसित की जाएगी? रुचि विकसित करने के लिए बालकों को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करवाओ या खेल विधि का प्रयोग करो। इससे बालक क्या ले लेता है? उस विषय वस्तु में रुचि लेने लग जाता है। ये सिद्धांत है कौन सा बेटा? रुचि का सिद्धांत। कौन सिद्धांत था? रुचि का सिद्धांत था। एक शब्द होता है संप्रेषण। कौन सा होता है? संप्रेषण होता है। एक क्वेश्चन आता है, एक टॉपिक होता है इसमें शिक्षण के अंतर्गत, एक संप्रेषण टॉपिक होता है। अलग से छोटा सा टॉपिक होता है, ये संप्रेषण होता है।
अब संप्रेषण क्या होता है ये ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं संप्रेषण से 100% एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंतर्गत। वो क्या होता है कि सबसे पहला ही पॉइंट बनता है कि संप्रेषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो कम्युनिकेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन बना संप्रेषण को हम अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति क्यूमिनिस शब्द से होती है, जो लैटिन भाषा का शब्द होता है। कौन सी भाषा का होता है? लैटिन भाषा का होता है। मतलब इसको कम्युनिकेशन कहते हैं, लैटिन भाषा का शब्द होता है। और लैटिन भाषा शब्द होता है, उसका अर्थ होता है ओवेनिस्ट होता है। क्या होता है? ओवेनिस्ट, मतलब संचार करना या आदान प्रदान करना। तो संप्रेषण का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान करना। और आदान प्रदान किसको करोगे? विचारों को। तो ये शब्द होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है बेटा विचारों का आदान प्रदान करना। विचारों का आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना, मतलब विचारों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। मतलब इसको कौन सी भाषा के शब्द से बनाए? क्यूमिनिस, लैटिन भाषा के शब्द से बनाए। कौन शब्द भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा का शब्द है तो इसका अर्थ एक और होता है ओवेनिस्ट होता है। क्या होता है? ओवेनिस्ट होता है। ये ध्यान रखना है। इसी को क्या कहते हैं? ओवेनिस्ट कहते हैं। मतलब ओवेनिस्ट का मतलब दो व्यक्तियों के मध्य में होने वाले संचार को ही हम क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। जब दो व्यक्ति होते हैं तो दो व्यक्ति के बीच में कोई माध्यम होता है, तो मतलब क्वेश्चन बन जाता है। तो संप्रेषण सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ संप्रेषण। और सर्वश्रेष्ठ संप्रेषण कौन सा होता है? क्वेश्चन बनेगा द्विमार्गी होता है। कै मार्गी संप्रेषण? द्विमार्गी। कौन सा संप्रेषण सबसे उच्च माना जाता है? द्विमार्गी संप्रेषण सबसे उच्च माना जाता है। द्विमार्गी का मतलब शिक्षक भी होगा और कौन होगा? छात्र भी होगा। शिक्षक और छात्र, शिक्षक और छात्र के मध्य में जो संप्रेषण होता है वो कैसा माना जाता है? सर्वोत्तम माना जाता है। और सर्वोत्तम माना जाता है तो उससे एक मॉडल आया था बेटा, शैनन वीवर मॉडल। क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है कि शैनन वीवर मॉडल का संबंध किससे है? शैनन वीवर मॉडल, शैनन वीवर मॉडल का संबंध है बेटा किससे? संप्रेषण से। शैनन वीवर मॉडल का संबंध किससे माना गया? संप्रेषण से माना गया था। कौन सा संप्रेषण सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ होता है? द्विमार्गी होता है। अब बात आती है संप्रेषण के अवयव कितने होते हैं? अवयव की बात आती है। मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से 5 अवयवों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से कितने होते हैं? 5 होते हैं। और 5 में कौन कौन से होते हैं ये ध्यान रखना है। पहला संप्रेषण अवयव होता है बेटा जैसे सेंडर होता है। कौन होता है? सेंडर। सेंडर मीन्स भेजने वाला। कौन होता है? या संप्रेषक कहते हैं, इसी को प्रेषक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेषक कहते हैं। तो सेंडर मीन्स भेजने वाला। दूसरा पॉइंट, जो भेजेगा तो कोई सूचना भेजेगा, इन्फॉर्मेशन भेजेगा, तो मतलब संदेश होगा कोई इसके पास, संदेश या सूचना होगी उसके पास में। क्या होगी? सूचना होगी। जब सूचना होगी तो जब सूचना को मुझे दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाना है तो कोई माध्यम लूंगा प्रयोग में, तो इसके पास में क्या होगा? माध्यम भी होगा। क्या होगा? माध्यम। जब मैंने मान चलो कोई संदेश भेजा, मैं भेजने वाला मोबाइल से कोई आपके लिए संदेश भेज रहा हूं, तो मैं सूचना भेजनी है कि कल की सभी विद्यार्थियों की छुट्टी रहेगी कोचिंग की, मैंने बोला, या विद्यालय की कल की छुट्टी रहेगी, तो मैं उसको सूचना दूंगा, तो भेजूंगा, भेजने वाला मैं हो जाऊंगा। भेजूंगा क्या? सूचना क्या थी कि छुट्टी करनी है मुझे। दूसरा पॉइंट, भेजूंगा किससे? मोबाइल पर, तो वो क्या हो गया? हमारा माध्यम हो गया। जब माध्यम से सूचना भेजी तो पहुंचेगी किसके पास में? ग्राही के पास में पहुंचेगी। किसके पास में? ग्राही। मतलब उसको कहते हैं रिसीवर। क्या कहते हैं? रिसीवर होता है। जब रिसीवर के पास में पहुंचेगी तो 5वां पॉइंट बन जाता है बेटा प्रतिपुष्टि बन जाता है। प्रतिपुष्टि होती है। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक होता है। क्या होता है? फीडबैक। जैसे ही उसने मेरी सूचना, मैंने उसको भेजी, उसने तुरंत देखा, उसको उसने क्या दिया? उसको फीडबैक दिया। मतलब ओके सर, ये उसकी क्या मिल गई मुझे? प्रतिपुष्टि। मतलब वह सूचना किसके पास पहुंच गई? ग्राही के पास पहुंच गई। तो वो यहां पर क्या दे देगा हमें? प्रतिपुष्टि देगा। ये किसके लिए आवश्यक होता है? संप्रेषण के लिए आवश्यक माना जाता है। जब संप्रेषण करते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वातावरण में शोर नहीं होना चाहिए, माध्यम में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, मुद्रण संबंधी गलतियां भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये गलती होती है तो संप्रेषण कैसा हो सकता है? दुर्गम हो सकता है। मतलब कठिनाइयां होती हैं। भाषा में शुद्धता होनी चाहिए। ये बात कौन कहता है? इस बात को संप्रेषण कहता है। ध्यान रखना है ये पॉइंट। इसको बार बार पढ़ के देखना संप्रेषण को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई समझ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बता।